स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आप लोगों का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की इस क्लास में बेहद स्वागत करती हूँ। हम चैप्टर 1 और 2 को काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं और आज बारी है चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हम बायोम्स के बारे में काफ़ी डिटेल से जानने वाले हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि एक ही जो है लेक्चर के अंदर इस पूरे चैप्टर को कवर कर दिया जाए ताकि हम 4th चैप्टर की ओर बढ़े, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इस सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका ये जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है ये इतने शानदार तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा कि अब आपको ना कोई और मटेरियल, कोई और बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये बुक आप लीजिए, इससे आप रिवाइज कीजिए। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज द रिवीजन फ्रॉम द बुक। रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। और जब भी आप प्रीलिम्स या मेंस देंगे उस टाइम पर आपके हाथ में एक किताब होनी चाहिए जिससे आप क्विकली रिवाइज कर सके, क्योंकि लेक्चर्स काफ़ी डिटेल में होते हैं, क्योंकि वो आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट की एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए होते हैं। तो रिवाइज करने के लिए बुक इज मस्ट, राइट। समझने के लिए दिस सीरीज इज मस्ट। तो ये आपको जो है फॉलो करना है। आप में से कुछ लोगों ने मैसेज किया है मुझे कि मैम कौन सी बुक रेफर करें, तो मैं आपको जो ये सीरीज पढ़ा रही हूँ ये स्टडी IQ की तरफ से इस बुक को रिलीज किया गया है। दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपका स्टैटिक और यहाँ तक कि जो अब तक जितना भी करंट अफेयर था उसको साथ में जो है कवर किया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो डायग्राम्स हैं, जैसे अगर आप देखोगे ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें ये डायग्राम आप देख पा रहे हो, इसी डायग्राम को आज हम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इस बुक में ना इस तरह के जो है डायग्राम्स को बहुत क्लैरिटी के साथ कलरफुल जो है दिया गया है ताकि आप अच्छे से उनको समझ पाएँ, अच्छे से उनको मेमोराइज कर पाएँ। तो मैं जो है इस बुक को आपको पढ़ा रही हूँ, तो आई होप कि आपके लिए सेम बुक से रिवाइज करना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि आपको पता होगा हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन से चैप्टर में हम किन डायग्राम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि हर चैप्टर में इसके बाद PYQ भी दिए हुए हैं, तो जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ आपको कितना समझ में आ रहा है इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं PYQ को सॉल्व करके, जो हर चैप्टर के बाद दिए हुए हैं, राइट है। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि यार जब हम इतना सारा पढ़ते हैं तो उसमें से एग्जैक्टली UPSC CSC पेपर में पूछा क्या जाता है, राइट है। तो दिस इज द बुक जिसको मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इसको जो है रिविजन करने के लिए ले सकते हैं। और अगर इस सीरीज को आप फॉलो करते हैं डेफिनेटली आपका ये सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, ये बुक मैं आपको पूरा पढ़ाने वाली हूँ, इसके लिए आप श्योर रहिएगा। परफेक्ट है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नेम है बायोम। तो सबसे पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग में क्या है बायोम को लेके होनी चाहिए। देखो किसी भी एरिया के अंदर आपने देखा होगा अलग तरह की वनस्पतियां, अलग तरह का वेजिटेशन, अलग तरह का फ्लोरा फ्योना देखने को मिलता है। अगर आप रेगिस्तान में जाते हैं तो आपको जनरली ऊंट देखने को मिलते हैं, कैमल्स, राइट है। अगर आप देखोगे कि जो हमारा गुजरात का गिर वाला एरिया है वहाँ के नेशनल पार्क में आपको जो है लॉयंस देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप बेसिकली बात करेंगे कुछ ठंडे इलाकों की, जम्मू कश्मीर वाली साइड अगर आप चले जाएंगे, लद्दाख वाली आप साइड चले जाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइप की आपको भेड़ जो है शिप देखने को मिलती है, जिनके ऊन से फिर पश्मीना शॉल जो है बनता है, जिनके फर से। इसी तरह अगर आप बेसिकली साउदर्न जो है बेसिकली इंडिया की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको काजू, कॉफ़ी, इस तरह के प्लांटेशन देखने को मिलते हैं। और आपने ये भी फील किया होगा कि आप एक तरह के पेड़, एक तरह के जानवर जो एक पर्टिकुलर एरिया में देखते हैं, ज़रूरी नहीं वो आपको दूसरी जगह भी दिखाई दे। यानी कि कुछ तो ऐसा है जो वो वनस्पतियाँ, वो जो जानवर हैं वो उस एरिया में जो है इवॉल्व हुए हैं और दूसरे में नहीं हुए हैं। ये तो बात समझ में आ गई होगी। जैसे अमेरिका में आपको अलग तरह का फ्लोरा फ्योना दिखाई देगा, भारत में एक अलग तरह का फ्लोरा फ्योना आपको दिखाई देगा, राइट है। ये अलग तरह का फ्लोरा फ्योना क्यों आया है? देखो हर किसी प्लांट की और हर एनिमल की कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पर वो इवॉल्व हुए हैं। कितना टेम्परेचर वो सहन कर सकते हैं, कितने पानी की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इस प्लैनेट पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान के चलिए चावल की खेती जनरली वहाँ पे जो है शुरुआत हुई थी जहाँ पे पानी काफ़ी मात्रा में था, या फिर जो नदियों के किनारे बसे हुए बेसिकली आपके एरिया थे। लेकिन इसी तरीके से अगर बात करें जो कैक्टस है वो आपको जनरली कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पानी की
कमी है, या जो ऊंट है वो आपको रेगिस्तान में ही क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उसने कम पानी के साथ अपने आप को क्या है बेसिकली अडेप्ट कर लिया है। तो बारिश और टेम्परेचर ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, राइट है। इसके अलावा कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं पर भी किसी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपको ये भी पता है कि पूरी दुनिया में ना तो बारिश एक जैसी देखने को मिलती है, ना ही टेम्परेचर एक जैसा देखने को मिलता है। जब आप इक्वेटर यानी कि जो आपकी बेसिकली 0 डिग्री पे लाइन है उससे ऊपर की तरफ जाते हैं, राइट है, तो आप ठंडे एरिया की तरफ चले जाते हैं। परफेक्ट है। इक्वेटर पे आपकी सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, टेम्परेचर ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो आपकी सन की रेज है वो तिरछी होती जाती हैं, तो आपका क्या है एरिया ठंडा होता जाता है। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर में वेरिएशन है, अगर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उसमें वेरिएशन है, तो जो आपकी वेजिटेशंस हैं उसमें भी तो वेरिएशन देखने को मिलेगा। परफेक्ट है। यानी कि उस एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन समान होंगी तो उस एरिया के अंदर आपको क्या है सिमिलर टाइप के वेजिटेशंस देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया भाई। जहाँ का टेम्परेचर ऑल ओवर सेम है, जहाँ पे बारिश ऑल ओवर सेम होती है, मतलब वहाँ पे ऑल ओवर सेम टाइप का वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे टेम्परेचर और बारिश चेंज हो जाती है वहाँ पे वेजिटेशन भी चेंज हो जाएगा। परफेक्ट है। दिस इज क्लियर। यहीं से बायोम का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। देखो वो एरिया जो एक्सपीरियंस करता है अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस को, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो आपका क्लाइमेट है, जो आपका जलवायु है वो एक समान है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है आपका टेम्परेचर, आपका जो बेसिकली प्रेसिपिटेशन है वो क्या है सेम रहता है, उस एरिया के अंदर सेम रहता है। तो आपको सिमिलर टाइप ऑफ वेजिटेशन उस एरिया में स्प्रेड आउट होता हुआ दिखाई देगा, राइट है। और इसी को हम कह देते हैं कि एक बायोम है। देखो बायो मीन्स होता है लाइफ, बायोटेक्नोलॉजी, राइट है, बायोलॉजी, राइट है। तो बायोम यानी कि हम बात कर रहे हैं समथिंग रिलेटेड टू लाइफ। तो हम एक ऐसे जियोग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं जिसमें जो जलवायु से संबंधित आपकी कंडीशंस हैं, है ना, जो आपकी जलवायु है वो लगभग समान टाइप की है। तो वहाँ पे समान टाइप का वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है। उसी को हमने क्या कह दिया कि ये एक बायोम है, ये एक बायोम है, ये एक बायोम है। दिस इज क्लियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर ये समझ में आ गया है तो बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्टडी आईक्यू ने 2024 के आपके एग्जाम के लिए अपना जुलाई का बैच अनाउंस कर दिया है। 22 जुलाई को शाम को 6 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज अ इवनिंग बैच एंड दिस इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी कि आप एडमिशन ले लें, क्योंकि ये जुलाई अगस्त का टाइम गया ना, उसके बाद कोई बैच नहीं अनाउंस होते हैं इतने अच्छे तरीके से। सिलेबस पूरा करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम कम रह जाता है। तो बैच को ज्वाइन कर लें। एंड आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन बैचेस के बारे में आपको कुछ भी जानना है मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जो है आप ज्वाइन करें, यूपीएससी विद प्राची। वहां पे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, आपका कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको एक मिनिमम फी जो है पे करनी रहेगी और इसके लिए आप यूज कीजिएगा आपका अपना फैकल्टी कोड, दैट इज प्राची लाइव। मैं आपको दिखा देती हूँ बेसिकली कि किस तरीके से जो है आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर जाते हैं, दिस इज योर एक्चुअली 2024 के लिए इवनिंग का बैच। जो फीस है वो आपको 44,000 दिखाई जा रही है अगर आप इसको बाय नाउ करते हैं। एंड देन इसके अलावा यहाँ पे देखिए अगर हम बेसिकली प्राची लाइव ये कोड आपने लगाया PRACHILIV तो 15,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलता है। 28,999 सिर्फ आपको फीस मिल जाती है ना, आप इसको बाय नाउ कर सकते हैं। तो जब भी आप एडमिशन लें अपनी मैम को आपने टेलीग्राम पे मैसेज करना है, प्राची लाइव ये कोड आपने यूज करना है और जो है इससे शानदार तरीके से पढ़ाई करनी है और 2024 के पेपर को क्रैक करना है। प्रॉमिस कीजिए मुझसे, ठीक है। चलिए अब अपनी क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस प्लैनेट पर 2 तरह का मैंने बताया था आपको बेसिकली क्या है, एक तरीके से सिस्टम देखने को मिलता है। एक आपका टेरेस्ट्रियल है यानी कि जो आपका लैंड होता है, एक आपका एक्वेटिक है। तो बायोम्स भी तो आपको टेरेस्ट्रियल देखने को मिलेंगे और एक्वेटिक देखने को मिलेंगे, राइट है। तो 2 टाइप्स ऑफ बायोम्स जो है मेनली आप डिवाइड कर सकते हो, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक।
अब देखो, सबसे पहले टेरेस्ट्रियल को डिटेल में पढ़ते हैं। दिस इज क्लियर। टेरेस्ट्रियल में अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर और रेन, ये जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इनको लेके चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये जो टेम्परेचर रेन है ये वेजिटेशन पे प्रभाव डालता है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। मान लीजिए ये है आपका टेम्परेचर, राइट है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे आपका जो है 0 डिग्री टेम्परेचर है और ये आपका नेगेटिव में चला जाता है। यहाँ पे जो है आपका टेम्परेचर पॉजिटिव में चल रहा है, यानी कि आप अगर बात करेंगे तो जो गर्मी है वो यहाँ से यहाँ की तरफ क्या है, बढ़ रही है। ये मान लेते हैं आपका रेन है, प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे रेन काफी कम है और यहाँ पे जो है ये बढ़ती जा रही है। अब देखो बेसिकली जो गर्मी है ना, वो कहाँ से मिली, आपकी सन की एनर्जी से। यानी किसी भी तरह की लाइफ के लिए थोड़ा तो जो बेसिकली वार्म होना जरूरी है। लेकिन मान लीजिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ता चला जाए, यहाँ पहुंच जाए कहीं पर, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, यानी कि बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे डेजर्ट देखने को मिलेगा। बहुत गर्मी है, पानी कम है तो रेगिस्तान हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पर बारिश आपकी क्या है, बहुत कम है, तो बारिश अगर बहुत ज्यादा कम है तो जो बड़े बड़े आपके ट्री हैं उनको जो है बेसिकली सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ी सी और कम बारिश होगी तो हो सकता है जो आपके ग्रास होते हैं, जो आपकी घास होती है, उसको लेकिन सपोर्ट मिल जाए। फिर एक ऐसी जो है आपकी बनती है कंडीशन जहाँ पे टेम्परेचर भी काफी बेहतर है आपका और बारिश भी काफी बेहतर है ना, समथिंग देयर। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे देखो क्या कंडीशन बन रही है, आपका टेम्परेचर भी ज्यादा है और आपकी रेन भी ज्यादा है, यानी कि वाटर भी ज्यादा है। तो क्या यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे? डेफिनेटली मिल जाएंगे। एवरग्रीन यानी कि जिन पर हमेशा अपनी पत्तियां जो है रहती है, जो अपनी पत्तियों को क्या है बेसिकली उतार नहीं देते हैं, राइट है, जैसे डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, बात करेंगे इसके बारे में भी। तो यहाँ पे देखो गर्मी भी ज्यादा है, पानी भी ज्यादा है ना, और इस तरह की कंडीशन है कि आपके यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, प्रॉपर मैच्योर फॉरेस्ट, वो डेवलप हुए हैं। वाटर इतना ज्यादा अवेलेबल है कि सघन, ठीक है, काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलप हुए हैं। और बेसिकली क्या है, आप देखोगे कि यहाँ के जो फॉरेस्ट है ना, वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे, काफी लश टाइप के, बहुत ग्रीन, बहुत बेहतरीन टाइप के, राइट है। थोड़े से उस एरिया में आ जाओगे जहाँ पे टेम्परेचर अभी भी ज्यादा ही है बट कंपैरेटिवली कम है और बारिश थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि आपको वहाँ पे ऐसा मौसम देखने को मिलता है जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट जो है मौसम आता है जहाँ जब बारिश होती है, एक सिग्निफिकेंट ऐसा मौसम आता है जब बारिश नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। इंडिया में मानसून वेदर एक बिल्कुल आप कह सकते हैं डिस्टिंक्ट वेदर देखने को मिलता है, बारिश होती है, काफी पानी आता है, और आप देखोगे ऐसा भी मौसम रहता है जब बारिश नहीं होती, राइट है। तो इंडिया में कैसे फॉरेस्ट डेवलप होंगे? फॉरेस्ट तो डेवलप होगा क्योंकि टेम्परेचर ठीक है, बारिश भी ठीक ठाक होती है, लेकिन कैसा देखने को मिलेगा, जो बारिश है, जो मौसम अनुकूल है, तो हरे भरे फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा गर्मी है, पानी की कमी है, तब जो पेड़ है वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। दैट्स वाई इंडिया में आपको क्या है, डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब मान लो आप थोड़ा सा क्या है उस वाले एरिया की तरफ चले जाओ, इक्वेटर से ऊपर की तरफ, जहाँ काफी ठंडा मौसम है। इतनी ठंड है कि किसी भी बेसिकली ट्री के पनपने के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस है नहीं। वहाँ पे छोटे मोटे लाइकेन, मॉस, एल्गी, है ना, यही चीजें डेवलप हो सकती है अगर हम एकदम जो है पोल्स की तरफ चले जाएं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो टेम्परेचर और रेन है वो किसी भी एरिया की वेजिटेशन को सीधे सीधे जो है अफेक्ट करता है। और एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ये समान होता है तो वेजिटेशन भी सेम देखने को मिलता है, तो हमने उनको एक नाम दे दिया कि ये भाई ये वाला बायोम है। तो मोटे तौर पर हमने क्या है बेसिकली दो बायोम के बारे में देखा था, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अब हम मेनली जो है टेरेस्ट्रियल की पहले बात करेंगे। नाउ यहाँ आ जाइए, अब इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा क्या है जो है जूम करके देखते हैं। परफेक्ट है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस, हाँ जी। तो ये देखिए टेम्परेचर यहाँ पे आपका इंक्रीज होते जा रहा है, दिस इज योर रेन। तो आप देखो जहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा भी है
और काफी ज्यादा बारिश भी है। देखो टेम्परेचर हाई है लेकिन बारिश भी ज्यादा है, तो सूखी ड्राई कंडीशंस यहाँ पे नहीं है। दैट्स वाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, सब ट्रॉपिकल जहाँ पे कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम है, टेम्परेट जो ठंडा इलाका है, एंड देन उसके बाद जो है आपका आर्कटिक वाला रीजन आ जाता है जहाँ पे तो बहुत ठंड है। तो जब भी मैं वर्ड यूज करूंगी ट्रॉपिकल, दैट मीन्स मैं हॉटेस्ट टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। जब मैं सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करूंगी दैट मीन्स मैं वार्म टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, नॉट हॉट बट वार्म। और जब मैं बेसिकली टेम्परेट की बात करूंगी दैट मीन्स मैं कूल टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, नॉट वेरी कोल्ड बट कूल। और जब मैं बेसिकली ऊपर की बात करूंगी तो हम कोल्ड टेम्परेचर, वेरी कोल्ड टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। दिस इज क्लियर। तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आज के बाद। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है बट बारिश भी काफ़ी है, पानी की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी है। टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब ट्रॉपिकल, बारिश काफ़ी है मतलब रेन, और प्रॉपर फॉरेस्ट पनपते हैं, दैट मीन्स फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखोगे टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है बट बारिश अब थोड़ी कम हो गई है। बारिश थोड़ी कम हो गई तो टेम्परेचर उसके कंपैरिजन में देखो कम है, तो सब ट्रॉपिकल हो गया। क्योंकि बारिश कम होगी, प्रॉपर मैच्योर ट्री उतने आपके यहाँ सपोर्ट नहीं होंगे, बट आपके वुडलैंड्स जो श्रब्स वगैरह होते हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आ जाओ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, अगेन दिस इज टेम्परेचर, बट देखो रेन तो यहाँ पे बहुत कम है, दैट मीन्स गर्मी है और ड्राई है, तो डेजर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो बारिश थोड़ी कम है और टेम्परेचर भी थोड़ा कम है। बारिश क्योंकि बहुत कम है तो प्रॉपर फॉरेस्ट तो डेवलप नहीं होगा, बट अगेन थोड़ी रेन भी है, थोड़ा टेम्परेचर भी सपोर्ट करता है। ग्रासलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, घास के मैदान देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे कहीं कहीं पे पेड़ भी देखने को मिल जाते हैं। एंड जब थोड़ा सा आप क्या ठंडे वाले टेम्परेचर की बात कर रहे हो बट बारिश आपकी थोड़ी प्रॉपर हो गई है, दैट मीन्स हम टेम्परेट फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। फॉरेस्ट वहां पे है बट टेम्परेचर थोड़ा कम है, टेम्परेट है। और ठंडे इलाके में चले जाओ, 0 डिग्री सेल्सियस से अब आप उधर चले गए हो तो आपके बोरियल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ के जो फॉरेस्ट है इनके पेड़ों की पत्तियां चौड़ी देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। इससे थोड़ा और बिल्कुल ठंड में चले जाओगे, -, डिग्री में चले जाओगे, कोल्ड पे चले गए तो टुंड्रा देखने को मिलेगा। परफेक्ट है। ये डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसी को समझाने में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। अब जो हम पढ़ेंगे बहुत ही क्विकली जो है चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आई है तो ही लेक्चर के लिए आगे बढ़ना, अगर नहीं आई है फिर से रिपीट पे लेक्चर देख लो, ठीक है। फिर से जो है रिपीट पे लेक्चर देख लो और वीडियो लाइक करो अगर समझ में आ गया। वीडियो पूरा देख लेते हैं, क्लास पूरी कर ली, भूल गए और चले गए, लाइक कौन करेगा? आप ही लोग करेंगे। चलिए अब देखो, अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल बायोम्स की। तो टेरेस्ट्रियल बायोम्स को किस किस में डिवाइड किया गया है अभी बताया मैंने आपके। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम, टेम्परेट डेसिडियस बायोम, सवाना बायोम, टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम, मेडिटेरियन बायोम, टैगा बायोम एंड टुंड्रा बायोम। इनके नाम क्यों है, इनके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे कैसा फ्लोरा फ्यूना देखने को मिलता है, कितना यहाँ टेम्परेचर होता है, कितनी यहाँ बारिश होती है, ये समझना जरूरी है, राइट। चलिए अब देखो, अगर आप जब भी लैंडस्केप की बात करोगे या टेरेस्ट्रियल जो आपका ये रीजन है, जब भी आप लैंड की बात करोगे तो हमेशा जो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दिस इज क्लियर। सबसे पहला कौन सा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन आपके जो है फॉरेस्ट बायोम। इनको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि इक्वेटर पे पड़ते हैं। इनको सेल्वास भी बोलते हैं। हाईएस्ट डाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिलती है। नाउ जिन जिन प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं बताती जाऊंगी, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट, क्योंकि यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की हुई है एंड देन पूछा हुआ है कि भाई जैसी हमने आपको ये डिस्क्रिप्शन दिया है ये किसके बारे में है। तो अगर मैं कहूँ कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा है, हाई डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, तो मैं कौन से रीजन की बात कर रही हूँ? मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रही हूँ। दिस इज क्लियर। तो इसीलिए अच्छा, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये मान लीजिए अगर आपका 0 डिग्री है तो इससे लेकर 5 से 10 डिग्री, ठीक है। 0 से 5 डिग्री छोड़ दीजिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, दैट मीन्स आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, मान लीजिए दिस इज योर ग्लोब, राइट है।
दिस इज 0 डिग्री, परफेक्ट है। ये आपका 5 डिग्री है, मोटे तौर पे मान लेते हैं दिस इज योर 10 डिग्री। तो 5 to 10 डिग्री नॉर्थ और 5 to 10 डिग्री साउथ दोनों में जो है आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। मैप पे भी मैं इसकी लोकेशन आपको दिखा दूंगी सो दैट आपको क्या है ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलिए इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, परफेक्ट, नहीं थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। हाँ जी, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, राइट, अब विजिबिलिटी बेटर रहेगी। ओके, तो 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ देखने के लिए मिलता है। तो अब मैं जब भी ये कहूंगी कि इतने डिग्री नॉर्थ और इतने डिग्री साउथ, तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। जैसे आप देखो अमेजन बेसिन जो आपके साउथ अमेरिका में देखने के लिए मिलते हैं, कॉन्गो बेसिन अफ्रीका में है, इंडो मलेशिया जो रीजन है आपका, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, मलेशिया है ना, ग्वेना। क्लाइमेट कैसा है, वार्म है, फॉस्ट फ्री है। यहाँ पे बेसिकली आपका जो सर्दियों के टाइम पे फॉस्ट बनता है वो नहीं बनता है ना। मोस्टली वेट होते हैं थ्रू आउट द ईयर क्योंकि यहाँ पे बारिश होते रहती है, ठीक है। अगर आप एक एवरेज टेम्परेचर की बात करो 27 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। क्लाउडीनेस यहाँ का एक जो है प्रोमिनेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर रेन की बात करें तो 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर रेन यहाँ पे देखने को मिलती है। दिस इज क्लियर। अब इन्हीं सेम कंडीशंस को हम हर एक बायोम के लिए देखेंगे। अच्छा, सोइल कैसी है, देखो सोइल यहाँ की पुअर है। नाउ दिस इज अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, भाई लश लश जैसे फॉरेस्ट देखने को मिलता है, स्टिल सॉइल पुअर है। व्हाई? देखो आप मान के चलो कि यहाँ पे ना क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और ये आपको पता है जहाँ पे गर्मी और ह्यूमिडिटी आर्द्रता एक साथ हो, बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ के लिए वो एक बहुत ही ज़्यादा क्या है आदर्श स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा है, वेट भी है, तो जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है यहाँ पे, ऑर्गेनिक जो मैटर है उसका जो डीकम्पोजिशन है वो बहुत फास्ट होता है, बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ है यहाँ पे। तो सॉइल को ना वो जो हाफ डीकम्पोज ह्यूमस मिलता है वो यहाँ पे नहीं मिल पाता। दैट्स वाई यहाँ की सॉइल पुअर होती है, इसको याद रखना। ये ना लगे कि इतने सारे फॉरेस्ट है बढ़िया होगा। इसके अलावा यहाँ के वेजिटेशंस की बात करें तो यहाँ पे जो आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे वो टॉल देखने के लिए मिलते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं क्योंकि सघन बहुत घने वन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो ट्रीज हैं वो जनरली आपको क्या है लेयर्स में देखने को मिलेंगे। आप देखोगे कि इस तरीके से जो है आपको ट्रीज की लेयर्स देखने के लिए मिलती हैं। देखो अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ओके, कोई नया पेज ऐड करने का ट्राई करें, चलो अच्छा हो जाएगा। हाँ, दिस इज क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो चीजें ध्यान रखना। अब ये आपका सन है, इसकी हीट जो है, इसकी एनर्जी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो आपके रेन जो फॉरेस्ट है, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, ये इतने ज़्यादा सघन होते हैं कि बेसिकली ना जो नीचे वाली लेयर्स हैं यहाँ तक ये जो सन की हीट है नहीं पहुँच पाती। दैट्स वाई कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रीज अपने आप को और ऊंचा करते रहते हैं सो दैट दे कैन अवेल दिस हीट। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो मिलेगी, यहाँ पे ट्री काफ़ी टॉल देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे ध्यान रखना कि बेसिकली आपको ना इस तरह की लेयरिंग जो है, 4 तरह की जो है लेयरिंग देखने को मिलेगी। एक जो है ये आपकी एमर्जेंट लेयरिंग होती है, एमर्जिंग लेयर, क्योंकि सन की हीट लेने के लिए अपने आप को एमर्ज कर रही है ना, तो एक एमर्जिंग लेयर देखने को मिलती है। एक जो मिलेगी वो आपकी कैनोपी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। आपको पता है ना, अगर ये आपका इस तरीके से ट्री होता है तो एक कैनोपी होती है ना, तो वो कैनोपी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे एक आपकी ये बिल्कुल सरफेस के पास लेयर देखने को मिलती है। तो ये जो लेयरिंग ऑफ द ट्री है, दिस इज द वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट, जस्ट रिमेंबर इट। परफेक्ट है। चलो अब देखो वापस से यहाँ पे आते हैं, तो क्या बोला है, एक आपका इमर्जेंट लेयर है, देन कैनोपी है, अंडर स्टोरी है, फॉरेस्ट फ्लोर है, ठीक है। जैसे एक डायग्राम में आपको इसको क्लियर भी करके दिखाया होगा। ओके, जैसे मान लीजिए ये वाला आपका डायग्राम है, मैंने क्या बताया था, 0 डिग्री से 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। तो दिस इज द मैप। परफेक्ट है। हमने बताया था कैसे कॉन्गो बेसिन में देखने को मिलता है, साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है, जावा सुमात्रा में देखने को मिलता है। परफेक्ट।
ये अपना जो है ध्यान रखिएगा। एक और यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेंगे एपिफाइट्स। तो एपिफाइट्स जो है बेसिकली ये ना ट्रीज के ऊपर जो लताएं हैं वैसे लिपटी रहती हैं, बट ये ट्री से जो है किसी भी तरह का आप कह सकते हैं हेल्प नहीं लेती है सिवाय उसका सहारा लेने के। मतलब ये ट्री पे पैरासाइट नहीं है, ठीक है, ये ट्री का जो है बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये अपने सर्वाइव के लिए खुद से ये जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं, एयर से लेते हैं। ये सिर्फ ट्री के ऊपर ऐसे लिपटे रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये पैरासाइट जो है बेसिकली नहीं है। और क्योंकि ये एयर से अपने न्यूट्रिएंट वाटर वगैरह को लेते हैं, इसलिए इनको एयर प्लांट्स भी देखने को जो है बोलते हैं। ये जो एपिफाइट्स इन पे कई बार बहुत खूबसूरत जो है फ्लावर्स भी मिलते हैं, राइट है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे एपिफाइट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट तरह के बटरफ्लाईज, मॉन्की, फ्रॉग, स्नेक्स, ठीक है, आपका जैगुआर, बैट्स जो है बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ह्यूमन अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ज़्यादा पॉपुलेशन से इलाका भरा हुआ नहीं है, क्योंकि इतने गहरे जंगल हैं। प्रिमिटिव जो ट्राइब्स हैं वो ज़्यादातर देखने के लिए मिल जाती हैं। हालांकि अब जाके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए ह्यूमन जो है इंटरवेंशन यहाँ पे बढ़ने लगा है, एंड जिसकी वजह से अब इंटरनेशनल लेवल पर ये एक कॉल भी की जा रही है कि इन फॉरेस्ट को कम से कम बचाया जाए। क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है, फॉर एग्जांपल जो आपके अमेजन फॉरेस्ट है, उनको कहा जाता है पृथ्वी के लंग्स है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं। ह्यूमन जो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं वो ट्री ही तो सॉक करते हैं, लेकिन इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। दैट्स वाई इनको बचाने की गुहार जो है लगाई जा रही है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो हमने थ्योरी पढ़ लिया और हमने करंट का भी क्या मुद्दा चल रहा है वो भी जान लिया। क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान रखना, बेसिकली हाँ, ये जो मैप है इसको थोड़ा सा तो देख ही लेना, ठीक है। और आपने क्या ध्यान रखना है, एक आपने ये ध्यान रखना है, एक टेम्परेट रेन फॉरेस्ट भी बेसिकली जो है कई बार वर्ड आ जाता है सुनने के लिए। तो ये ना जो आपके बेसिकली मान लीजिए जो टेम्परेट लैटिट्यूड्स होते हैं, टेम्परेट मतलब कूल टेम्परेचर है ना तो वार्म ना तो कोल्ड, कूल टेम्परेचर। तो जो आपका कूल टेम्परेचर है वहाँ पे कुछ जो कोस्ट हैं वहाँ पे जिस तरह के जो फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी भी काफ़ी है, तो आपको ना एक टेम्परेट रेन फॉरेस्ट भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बुक से आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। बात करते हैं दूसरे बायोम की। पहला बायोम क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरे बायोम की बात करते हैं। अब समझ में आ रहा है ना कि कैसे वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, कैसे वहाँ पे रेन ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक तरह का फॉरेस्ट सिस्टम जो है डेवलप हुआ है, दैट्स वाई वो एक बायोम है। अब बात करते हैं दूसरे बायोम की, मानसून डेसिडियस आपका फॉरेस्ट बायोम। तो मॉनसून क्लाइमेट यहाँ पे परसिस्ट करता है, नाम से ही पता चल रहा है, नॉट अ न्यू इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ड्राई सीजन एकदम डिस्टिंक्ट तरीके से होता है। मॉनसून मतलब ज्यादातर बारिश आपको मॉनसून के सीजन में मिलती है। एक सीजन ऐसा भी रहता है जो ड्राई जो है बेसिकली एरिया रहता है आपका, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री जो लैटिट्यूड्स है आपके, उसमें ये देखने के लिए मिलते हैं। आप देखोगे इंडिया के अंदर यही जो है आपके मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। अच्छा, डेसिडियस का मतलब क्या हुआ, जो बेसिकली जब पानी की कमी होती है और गर्मी ज़्यादा होती है तो पत्ते क्या करते हैं, अपनी लीव्स को है ना शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, उनको हम डेसिडियस ट्री जो है बोलते हैं। परफेक्ट है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस मिलता है। 150 सेंटीमीटर यहाँ पे रेन होती है। इंडिया, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया है ना, यहाँ पे बेसिकली जो है ये देखने के लिए मिलता है। साउथ चाइना सी और कुछ ऑस्ट्रेलिया के पार्ट भी। वेजिटेशन कैसा मिलेगा, डेसिडियस और वाइडली स्पेस मिलेगा। यहाँ पे टाइटली पैक्ड फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलते हैं जैसे रेन फॉरेस्ट में मिलते थे, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे किस तरह की स्पीसीज मिलती हैं। तो यहाँ की एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्टिकुलर एरिया में ना किसी एक ट्री की जो स्पीसीज है वो डोमिनेंट रहती है। जैसे अगर बात करें कि इंडिया में ना आपको साल के फॉरेस्ट काफ़ी देखने के लिए मिल जाएंगे, वहीं चाइना में आपको टीक के फॉरेस्ट ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो टीक, साल, बैम्बू, यूकेलिप्टस, ये वाले जो ट्रीज हैं आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अगर बेसिकली हम फ्यूना की बात करें तो जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, डाइवर्स टाइप की जो ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप देखो ना, इंडिया चाइना जहाँ पे आ गए तो
पॉपुलेशन तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो गई, राइट। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये तो एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला फैक्ट हो गया। दिस इज क्लियर, ओके। अब देखो, अब हम बात करेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम की। देखो, आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था, मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम, यानी कि आप एक ऐसे क्लाइमेट की बात कर रहे हो जहाँ पे मॉनसून टाइप का आपको क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब आप टेम्परेट की बात करो, यानी कि कूल जहाँ पे टेम्परेचर है, राइट है। तो आप देखोगे यहाँ पे ना चौड़ी पत्ती वाले जो पेड़ है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखो, अब ठंडा इलाका है, पौधों को अपना खाना बनाना है, खाना बनाने का काम पत्तियां करती हैं मेनली। अब उनको क्या है, सन की ज़्यादा हीट चाहिए, तो ब्रॉड लीव्स यहाँ पे हो गई हैं। दूसरा, यहाँ पे ना गर्मी कम है, तो पत्तियों के अंदर जो वाटर है उसका जो बेसिकली आप देखोगे इवेपोरेशन होता है, ठीक है, वो कम होता है क्योंकि टेम्परेट है। तो चौड़ी पत्तियां होने से सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, तो वो क्या है, उसको फैसिलिटेट करता है, ठीक है, आपका जो बेसिकली ट्रांसपिरेशन होता है। दैट्स वाई ब्रॉड लीफ वाले ट्री यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मोस्टली यूरोप का पार्ट इसके अंदर आ जाता है, यूएस और कनाडा का जो ईस्टर्न पार्ट है वो आ जाता है, पार्ट ऑफ चाइना एंड जापान भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। टेम्परेट डेसिडियस आपको फॉरेस्ट बायोम ये देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, दिस इज क्लियर, ओके। अब देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना आपको 4 डिस्टिंक्ट सीजन देखने के लिए मिल जाएंगे। एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, कूल की बात कर रहे हो, टेम्परेट वर्ड यूज किया है 10 डिग्री सेल्सियस, गर्म भी नहीं, बहुत ज्यादा कोल्ड भी नहीं, बट कूल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो गर्मियाँ होती हैं वो वार्म होती हैं, ह्यूमिड होती है, जबकि विंटर्स काफी कोल्ड होती है और विंटर्स में स्नोफॉल यहाँ पे रिसीव होता है, ठीक है। और बारिश 75 to 125 सेंटीमीटर देखने के लिए मिलती है। टॉल ब्रॉड लीफ वाले ट्रीज देखने के लिए मिल जाएंगे, ब्रीच है आपका, विलो है ना, इसके अलावा मैपल है, ओक है, राइट है, ये सारी चीजें। अगर फ्योना की बात करें, ब्लैक बियर्स, रेकून्स है ना, ग्रे वॉल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम हैबिटेशन की बात करें तो काफ़ी ना फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट हैबिटेट जो है यहाँ पे हो गया है। इनका ना काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है, एग्रीकल्चर बहुत प्रमोट हुआ है, मतलब यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस फॉरेस्ट जो हैबिटेट है, ये जो एरिया है, इसका काफ़ी फ्रेगमेंटेशन जो है देखने के लिए मिलता है। दिस इज क्लियर। देखो समझो ना यार, जब हम यूएस, कनाडा, यूरोप की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का फॉरेस्ट इंटैक्ट तो नहीं होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, फ्रेगमेंटेड होगा, बहुत ज़्यादा वनों की कटाई होगी, तभी तो उन्होंने इतना सारे क्या है अर्बनाइजेशन किया होगा, इंडस्ट्रीज में इतने सारे रिसोर्सेज यूज हुए होंगे। तो दिस इज तो क्लियर, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट आता है आपका सवाना बायोम, ठीक है। अब देखो सवाना बायोम में क्या है, टेम्परेचर तो ज़्यादा है बट बारिश इतनी नहीं है कि किसी पर्टिकुलरली एक ट्री इकोसिस्टम को सपोर्ट कर सके। ग्रासलैंड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, घास के मैदान, और इक्का दुक्का जो है ट्री आपको इधर उधर देखने के लिए मिल जाते हैं, परफेक्ट है। तो सवाना बायोम की बात करें, ये क्या है, ट्रॉपिकल यानी कि हाई टेम्परेचर और ग्रासलैंड है। फ्यू स्कैटर्ड ट्री भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। बेसिकली आपको देखो कि अगर देखें, ये ज़्यादातर सूडान में आपको देखने के लिए मिलते हैं, और वेस्ट अफ्रीकन सूडान टू ईस्ट अफ्रीका, एंड जो आपका साउदर्न अफ्रीका नॉर्थ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जैसे ये आप देख सकते हो रीजन ऑफ सवाना बायोम्स, ठीक है। इनको सवाना या फिर सूडान टाइप भी बोल देते हैं। सूडान टाइप क्यों, क्योंकि मोस्टली प्रोमिनेंट है ये बायोम वहां पर, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना अगर सुडाना टाइप उन्होंने पूछ लिया है, सवाना टाइप, सुडाना टाइप, सुडान टाइप एक ही है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन देखने को मिलता है। 20 से 30 डिग्री जो है यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, जबकि बारिश देखोगे तो सिर्फ 25 to 120 सेंटीमीटर ही रहती है, ठीक है। डोमिनेटेड बाय द ग्रासेस, मैं बता चुकी ग्रासलैंड है। जेब्रा, बुफेलोज आपको देखने के लिए यहाँ पर ज़्यादातर मिल जाएंगे, ठीक है, दिस इज क्लियर, ओके। एक होता है आपका डेजर्ट बायोम।
जहाँ पे टेम्परेचर तो हाई है बट ड्राई कंडीशंस है, ठीक है। तो डेजर्ट की अगर हम बात करें तो एनुअली जहाँ पे जो बारिश होती है वो 35 सेंटीमीटर से भी कम हो, है ना, और जो आपका टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा मिले, वो आपका एक डेजर्ट बायो में आता है। 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर, है ना, 30 डिग्री साउथ के विद इन जो है ये सिचुएटेड आपके है। अब देखो डेजर्ट भी दो तरह के मिलते हैं, क्योंकि डेजर्ट ना टेम्परेचर से ज़्यादा डिफाइन होता है वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो अगर आपकी बारिश 35 सेंटीमीटर से कम है मतलब वहाँ पे ड्राई कंडीशन है, मतलब डेजर्ट है। अब टेम्परेचर हाई भी हो सकता है तो आपका हॉट एंड ड्राई कंडीशन, यानी कि आपके जो है बेसिकली हॉट डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर काफ़ी कम भी हो सकता है तो वहाँ पे आपको कोल्ड लेकिन ड्राई कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, तो आपके कोल्ड डेजर्ट हो जाएंगे। आपके हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल आपका थार रेगिस्तान है, राइट है। अगर कोल्ड की बात करें तो गोबी मरुस्थल, राइट है। तो यहाँ पे देखिए सहारा डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट, अरेबियन, ईरानियन, थार, कालाहारी, ये आपके हॉट डेजर्ट्स है। जबकि लद्दाख, तुर्किस्तान, बेसिकली टकला मकान एंड गोबी, ओके। मतलब आई डोंट नो, आई ऑलवेज फाइंड दिस नेम वेरी फनी, लाइक जब से मैं खुद की भी तैयारी कर रही थी तब भी, ओके। तो दिस इज क्लियर। हम यहाँ पे देखो बेसिकली आपको क्या है, ज़ेरोफाइट्स यानी कि जो ड्रॉग रेसिस्टेंस आपकी झाड़ियाँ होती है ना वो यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपके जो कैक्टस वगैरह होते हैं ना उस तरह के जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जबकि वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे इस तरह की झाड़ियाँ नहीं देखने को मिलेंगी, बल्कि आपके जो लाइकेन है, मॉस है, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। जैसे आप देखोगे जो आपका डार्क ग्रीन कलर है, दिस एरिया है ना, दिस एरिया, ये आपके हॉट डेजर्ट्स है। जो आपके बेसिकली लाइट ग्रीन है, दिस एरिया एंड देन दिस एरिया, राइट है, ये आपके क्या है, ये आपके कोल्ड डेजर्ट्स है। क्लियर हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। मैंने बोला था ना अगर बायोम समझ में आ गया एंड फिर वो जो टेम्परेचर रेन वाला हमने एक एक्सेस तो क्रिएट किए थे, अगर वो समझ में आ गया तो फिर तो हम फटाफट पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलो फिर देखो टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। देखो इससे पहले हमने किसकी बात की, सवाना ग्रासलैंड की। मैंने क्या कहा था, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, बारिश कम है। तो यहाँ पे हम कौन से ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड की। टेम्परेचर कम है, पानी की अवेलेबिलिटी भी कम है, ग्रासलैंड की इकोसिस्टम को सपोर्ट करने जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ठीक है। ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम्स है, डीप रूटेड यहाँ पे ग्रासेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलते हैं। आपका जो 40 to 60 डिग्री जो लैटिट्यूड है नॉर्थ और साउथ, वहाँ पे जनरली देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो अलग अलग रीजन में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, स्टेपी, डाउन्स, पंपास। तो ये ना याद कर लेना, आपके स्टेट पीएससी के एग्जाम में भी और आपके यूपीएससी सीएससी एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो अगर आप देखोगे जो बेसिकली एशिया और यूरोप के इंटीरियर्स हैं उनको स्टेपी वहाँ पे बोलते हैं, घास के मैदानों को। सेंट्रल और वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो पेरी बोला जाता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ की फूड सिक्योरिटी के लिए। अर्जेंटीना, उरुग्वे और सम पार्ट ऑफ ब्राज़ील इनको पंपास बोला जाता है, बल्कि अलग अलग एरिया में इन पंपास को भी अलग अलग नामों से बुला देते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीकन प्लेटू में इनको वेल्ड बोल देते हैं, और अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की, तो डाउन्स बोल देते हैं, ठीक है। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इन घास के मैदानों का बेसिकली क्लाइमेट होता है वो कॉन्टिनेंटल टाइप होता है। कॉन्टिनेंटल टाइप का मतलब ये है कि एक्सट्रीम समर देखने के लिए मिलेंगे, गर्मी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलती है, विंटर टेम्परेचर देखने को मिलेगा। साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये जो घास के मैदान है इनमें मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। वाई? क्योंकि साउथ की तरफ जब आओगे तो 40 से 60 डिग्री वाले जो आपके लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे ओशियन है, लैंड कम है, तो ओशियन की वजह से हमेशा आपका टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, मॉडरेट टाइप के क्लाइमेट कंडीशंस रहते हैं। तो जो आपके टेम्परेट घास के मैदान है जो 40 to 60 डिग्री जो है लैटिट्यूड पे आपके देखने को मिलते हैं, अगर नॉर्थ में है तो कॉन्टिनेंटल टाइप का जो है आपका वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस है, एक्सट्रीम समर्स है, नॉर्मल विंटर्स हैं, राइट है। लेकिन अगर आप साउथ की तरफ आ जाओगे, इक्वेटर के साउथ की तरफ आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे सी है, लैंड कम है और सी जो है मॉडरेट क्लाइमेट रखता है, तो यहाँ पे आपको मॉडरेट जो है क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है। इस वाले
टेम्परेट ग्रासलैंड वाले में नॉर्थ और साउथ के लिए 2 अलग कंडीशन है, इसको याद रख लेना, बाकी तो सिमिलर ही था, ठीक है। ओके अब यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से जो है टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे चारों तरफ क्या है, ओशियन है, ठीक है, वाटर है, तो इसलिए क्या है, क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, ठीक है। अब एक आपका आता है मेडिटेरियन बायोम, तो आपको पता है ना आपका मेडिटेरियन जो बेसिकली सी है, ठीक है, उसके आसपास मेजरली इस तरह का जो है ये हमें देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या है मेडिटेरियन रख दिया। तो अगर आप देखोगे ये ज़्यादातर क्या है मेडिटेरियन सी के सराउंडिंग पार्ट्स में है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 30 डिग्री से लेकर आपका 40 डिग्री लैटिट्यूड बोथ हेमिस्फीयर में, ठीक है, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो वार्म और ड्राई समर्स होते हैं, कूल और मॉइस्ट विंटर्स होती हैं, ठीक है। और आपको पता है ये जो आपकी बेसिकली यहाँ पे वार्म और ड्राई समर्स है लेकिन कूल और मॉइस्ट विंटर है, ये एक बहुत ही डिफरेंट सा फिनोमिना है। सर्दियों में यहाँ पे बारिश होती है, तो आपका जो मेडिटेरियन बायोम्स है ना इसमें सर्दियों में बारिश होती है, इसलिए जो फल जो आपके फ्रूट्स होते हैं उनकी काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी है यहाँ पे, और वाइन इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेसिकली डेवलप हो चुकी है, क्योंकि इन फ्रूट्स खासकर जो खट्टे फल है, ठीक है, उनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो वाइन इंडस्ट्री और मतलब वर्ल्ड की फाइन वाइन्स जो है वो यहाँ पर मिलती है, ठीक है, जस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट। देन इसके बाद आप आ जाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादातर क्योंकि देखो वार्म और ड्राई समर्स होते हैं, यानी कि जब गर्मियाँ हैं तब ड्राई भी है, तो जो फॉरेस्ट फायर वाली बेसिकली प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा आपकी मेडिटेरियन बायोम में देखने को मिलती है। नाउ यूपीएससी कैन बी आस्क्ड दिस पर्टिकुलर फैक्ट इन अ स्टेटमेंट कि भाई मेडिटेरियन जो बेसिकली बायोम है वहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स काफ़ी यूजली देखे जाते हैं, तो यस दिस इज राइट, क्योंकि समर भी है और ड्राई भी है, जबकि वहीं पे फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि विंटर है बट मॉइस्ट है। ओके दिस इज क्लियर, बहुत ही बढ़िया। ओके यहाँ देख लीजिएगा। अब इसके बाद आती है टैगा बायोम की बारी। हम किसकी बात करें, ठंडे वाले इलाके की तरफ आ गए। हाई लैटिट्यूड का ये बायोम है, सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल बायोम की, और हायर एल्टीट्यूड पर जो है हम चले जाएंगे, ठीक है। तो हायर आपका जो लैटिट्यूड्स है, जमीन आपके नॉर्थ में तो फिर भी है, साउथ में तो फिर आपका ओशन ही ओशन है, जस्ट वाटर, तो साउथ में ये नहीं मिलेगा, ठीक है। बोरियल फॉरेस्ट या फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट बायोम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये जो कॉनिफेरस है इसलिए बोला गया यहाँ की जो पत्तियां होती है ना वो निडल होती हैं, ठीक है। देखो इतना ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर कम है, ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है टेम्परेचर कम है कि जो पत्तियां हैं उन्होंने एडाप्टेशन के रूप में खुद का जो साइज है वो निडल के जैसा कर लिया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली आप देखोगे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, रशिया है, फिनलैंड है, जर्मनी, पोलैंड के कुछ पार्ट्स हैं, बाल्टिक स्टेट्स है, वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा कोल्ड विंटर्स होते हैं, बहुत ही शॉर्ट, और समर भी यहाँ पे कूल होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो -6 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ की जो सॉइल है वो काफी एसिडिक होती है, राइट है, काफी एसिडिक होती है। रीजन क्या है, अच्छा एक तो उसमें न्यूट्रिएंट भी कम मिलेंगे, क्योंकि देखो सॉइल को न्यूट्रिएंट मिल कहाँ से रहा है, ये जो आपके फॉरेस्ट होते हैं इनसे जो लीव्स शेड होते रहते हैं वो डीकम्पोज होते रहते हैं, तो एक जो डीकम्पोजल हमने पढ़ा था ना कैसे न्यूट्रिएंट की साइकिल चलते रहती है, हमने ये भी देखा था कि कैसे जो डेट्रस बेसिकली साइकिल है ना, तो वो कैसे न्यूट्रिएंट्स को अनलॉक कर देती है। अब यहाँ पे देखो इतनी ठंड है, पहली बात तो बैक्टीरियल एक्टिविटीज है नहीं, दूसरी बात कॉनिफेरस जो ट्री होते हैं उनकी निडल्स जैसी पत्तियां होती हैं, वो पत्तियां जब नीचे गिरती हैं उनमें डिकम्पोज करने के लिए है ही क्या, राइट है, तो इस वजह से सॉइल को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते। दूसरा वो जो निडल वाली लीव्स है ना वो ना एसिड जो है बेसिकली रिलीज करते हैं, दैट्स वाई यहाँ का जो सॉइल है काफ़ी एसिडिक देखने के लिए मिलता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंडा जो है बेसिकली टेम्परेचर है, तो और जो ग्रोइंग सीजन मिलता है पौधों को बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए मिल पाता है, क्योंकि समर्स भी कूल होते हैं, तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी लिमिटेड है, और डिकम्पोजिशन भी यहाँ पे क्या है लिमिटेड हो पाती है। परफेक्ट है।
कॉनिफर्स नीडल्स यहाँ की पत्तियां होती है, जब वो डीकम्पोज होती है तो एक ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करती है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। ठीक है, वेजिटेशन की बात करें तो जो दुनिया में सॉफ्ट वुड वाले है ना आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट वुड के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं। पाइन आपको मिल जाएगा, पाइन भी अलग अलग तरह के होते हैं, आपका वाइट पाइन है, रेड पाइन है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे आपको फर देखने के लिए मिल जाएगा, स्प्राउट्स देखने के लिए मिल जाएगा, लार्च देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अंडर ग्रोथ जो है प्लांट्स में आपको देखने के लिए मिलती है, इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फ्यूना की बात करें तो आपको याद है मैंने आपको जब इकोसिस्टम के फंक्शंस है ना पढ़ाया था, तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को क्या है परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल करते हैं, अडेप्ट करते हैं। तो जब बहुत ठंडे, तो मैंने बताया था बर्ड्स क्या है माइग्रेट कर जाती हैं। पोलर बियर के बारे में हमने पढ़ा था कि उसने अपने ऊपर एक मोटा फर डेवलप कर लिया जो उसको ठंड से बचाता है। हमने पढ़ा था कि कुछ जानवर कैसे अपने अंदर फैट को इकट्ठा कर लेते हैं, और जब फूड नहीं मिलता है या उनकी बॉडी को हीट देना पड़ता है, उस फैट का वो ऑक्सीडेशन करने लगते हैं। पढ़ा है ना ये सब हमने अपने चैप्टर नंबर 1 और 2 में। तो सिमिलर मैनर में यहाँ पे क्योंकि काफ़ी ठंडी जो है बेसिकली क्या है क्लाइमेटिक कंडीशंस है, तो जो लाइफ है उसको यहाँ पे जिंदा रहने के लिए अपने आप के अंदर क्या है अडेप्टेशन लेके आना पड़ेगा। दैट्स वाई माइग्रेशन, हाइब्रेशन, ठीक है, आपके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पे जो है देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आपको डियर, लाइनस, मूस, वॉल्व्स, इस तरह की जो है डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, आप देखोगे कितने ज़्यादा हायर लैटिट्यूड्स पे ये जो है आपको मैप में दिखाई देता है। ओनली ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द लेक्चर, आपको ये साउदर्न वाली साइड पे मिसिंग मिलेगा। परफेक्ट है, ओके। अब बात आती है टुंड्रा बायोम की। तो टुंड्रा बायोम में क्या है, देखो टुंड्रा ना दो तरीके का देखने को मिल जाएगा, एक आर्कटिक और एक अल्पाइन। अगर आप हाइयर लैटिट्यूड्स की बात करोगे, जब आप आर्कटिक सर्कल के पास पहुंच जाते हो, वहां पे तो आर्कटिक टुंड्रा है। लेकिन आपने पढ़ा है ना जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो जो माउंटेन्स हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे, जब आप उन पर ऊपर जाओगे वहाँ भी तो काफ़ी ठंडा टेम्परेचर है ना, वैसा ही जैसे आर्कटिक पे होगा उतनी ही ठंड है। तो वो माउंटेन वाला जो टुंड्रा है उसको हम अल्पाइन टुंड्रा बोल देते हैं। ठीक है, आर्कटिक वाले रीजन पे अगर है तो आपका आर्कटिक टुंड्रा है। माउंटेन की अगर आप हाइट पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपका क्या है बेसिकली अल्पाइन टुंड्रा देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, सिमिलर तरह की चीज़ें हैं, इसको आप यहाँ से जो है पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो कैसे आर्कटिक टुंड्रा और जो अल्पाइन टुंड्रा है इनके बीच का क्या है एक बेसिकली डिफरेंस बताया हुआ है, बहुत ही इजी करके इसको रिवाइज कर लेना, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो एकदम आप ऊपर चले गए हो, वहाँ पे आपको ये टुंड्रा दिखाई देता है, या फिर जैसे हिमालय वगैरह पे जब आप ऊंचाई पे पहुँच जाते हो वहाँ पे अल्पाइन टुंड्रा जैसा आपको जो है एक तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगे। दिस इज क्लियर, ओके। तो हमने कहाँ से शुरुआत की थी, हमने शुरुआत की थी बायोम को समझने से। फिर हमने पढ़ा था कि दो तरह के बायोम होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड आपका एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल में हमने पढ़ा रेन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स है, टैगा है, टुंड्रा है, राइट। टुंड्रा में अगेन दो टाइप पढ़े। नाउ दिस इज क्लियर, परफेक्ट, क्लियर हो गया ना। गिव मी अ थम्स अप फटाफट, और जिसने लाइक नहीं किया अभी लाइक करो। चलो, दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे वाले यानी कि एक्वेटिक की। अब एक्वेटिक में तो देखो आपका वाटर ही है ना। वाटर में ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर क्या है, ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर वाटर में ऑक्सीजन। क्योंकि देखो लैंड की जब हमने बात की थी तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन वाटर की अगर हम बात करें, वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन क्या है, जो आपका वाटर एंड एयर का इंटरफेस बनता है, उस इंटरफेस पे हवा की मदद से ऑक्सीजन पानी में घुलती रहती है। दैट मीन्स ऑक्सीजन इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है जितनी कि लैंड पर, तो ऑक्सीजन इज क्रिटिकल फैक्टर। दूसरा अगर आप देखोगे लैंड पर तो सूर्य की किरणें आती है, धूप बड़ी आसानी से मिल जाती है, बट वाटर बॉडी में जैसे जैसे आप डेप्थ पे जाओगे, गहराई में जाओगे, सूर्य का प्रकाश फिर वहां पे नहीं पहुंच पाता। तो जिस तरह के टेरेस्ट्रियल बायोम के बारे में जब हमने पढ़ा था तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने कंसिडर किए थे, द टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन,
राइट है, आपका तापमान और बारिश। लेकिन अब जब हम एक्वेटिक बायोम को पढ़ेंगे तो हम दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करेंगे, ऑक्सीजन एंड आपका क्या, आपके जो सन की एनर्जी है ना, लाइट, इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो लैंड पे तो अलग अलग के टेम्परेचर थे, अलग अलग प्रेसिपिटेशंस थे, हमने उसके हिसाब से पढ़ा। वाटर में क्या अलग होगा, वाटर फ्रेश वाटर हो सकता है, सॉल्टी वाटर हो सकता है, और इनके बीच का ना तो वो इतना ज़्यादा सलीन है जितना कि आपका सॉल्टी वाटर, ना ही इतना ज़्यादा है, इतना कम है जितना फ्रेश, बीच में कहीं है, तो आपका वो क्या, ब्रैकिश वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन तरह के वाटर देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर सैलिनिटी, राइट है, खारापन कितना है। इसके अलावा वाटर और कैसे देखने को मिल जाएगा भाई, फ्रेश वाटर मतलब आपकी नदियाँ हो गई, है ना, ब्रैकिश वाटर आपके वेटलैंड्स, लगून्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, और सॉल्टी वाटर आपका जो मरीन वाटर है, समुद्र आपके हैं। और क्या मिल जाएगा, एक आपका बहता हुआ जल और एक आपका ठहरा स्टेगनेंट वाटर, नदियाँ यानी कि बहता हुआ जल, एक आपका ठहरा हुआ स्टेगनेंट वाटर यानी कि आपके तालाब, लेक्स। ठीक है, और क्या चीज देखने के लिए मिल जाएगा भाई, कितनी गहराई है वाटर की, उस गहराई के हिसाब से उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी अलग अलग होगी और लाइट का पेनिट्रेशन अलग अलग होगा। दैट्स व्हाई अब जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। परफेक्ट है, तो एक्वेटिक बायोम में हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। आइए अब इनको एक एक करके समझते हैं। तो देखो एक्वेटिक बायोम, सबसे पहली बात तो हमारे अर्थ का 75% जो भी है सरफेस है वाटर से घिरा हुआ है, लैंड तो बहुत कम है। फिर फ्रेश वाटर है, सलीन वाटर है ना, ब्रैकिश वाटर है, सॉल्ट कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो सबसे पहले हम वाटर के अंदर मिलने वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जलीय जीव जो होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो इनको क्या करना, याद कर लेना, जितना मुझे याद आ रहा है आई थिंक यूपीएससी एक बार इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है या फिर 2 बार तो पूछ चुका है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। आपको बस क्या याद रखना है, नेम क्या है और उसका बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, हाईलाइट ऐसे कर लो जैसे मैंने करा हुआ है। एक होता है आपके न्यूस्टोन, ये जो न्यूस्टोन है ये आपके एयर वाटर के सरफेस पे मिलते हैं। ठीक है, पानी में जैसे जो आपके सबमर्ज प्लांट्स नहीं होते, सेमी सबमर्ज प्लांट्स, कुछ पानी के बाहर कुछ पानी के अंदर, कह नहीं देते किसी किसी के बारे में जितना जमीन से ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे है, ऐसे बोलते हैं ना किसी चालाक आदमी के लिए तो उससे याद रखिएगा कि जो आपकी क्या है न्यूस्टोन है ना, एयर वाटर इंटरफेस पर मिलते हैं। और ये फ्लोटिंग प्लांट्स जो आपके हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स है ना, यहाँ पे मिलते हैं। इनको सनलाइट का जो है एक्सपोजर भी मिलता है और वाटर के साथ ये फ्लोट भी करते रहते हैं। ठीक है जी, चलो। लेकिन इनको पता है जो वाटर का हाई सरफेस टेंशन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया होता है। न्यूस्टोन मतलब आपके क्या, एयर वाटर इंटरफेस पे रहने वाले जो बेसिकली ऑर्गेनिज्म है। देन इसके अलावा आपका नेक्स्ट आता है पेरीफाइटन। पेरीफाइटम क्या है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत टाइनी होते हैं ना, तो ये अपने आप को सरफेस से अटैच करके रखते हैं। जैसे आपके रॉक्स हैं, प्लांट्स हैं, या कुछ और सबमर्ज आपका सरफेस है, उससे अपने आप को अटैच करके रखते हैं। तो पेरीफाइटम्स यानी कि अटैच टू सरफेस, जैसे आपके ग्रीन एल्गी। परफेक्ट है। देन आप क्या आते हैं, प्लैंकटन। तो देखो प्लैंकटन का मतलब होता है वेंडरर या ड्रिफ्टर, जिसको जिधर बहा के ले जाओ, जो किधर भी ड्रिफ्ट कर जाता है, राइट है। तो प्लैंकटन क्या होते हैं, बेसिकली ये जो लहरें हैं है ना, उनके अगेंस्ट स्विम नहीं कर सकते। ठीक है, जिधर लहर बहा कर ले गई उधर चले गए। वो कहते हैं ना कि चला जाता हूँ किसी की धुन में, तो काइंड ऑफ दैट थिंग, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो बेसिकली क्या है, ये जो प्लैंकटन होते हैं ये करंट के अगेंस्ट स्विम नहीं कर सकते। अब 2 तरह के देखने को मिलते हैं, एक आपके फाइटोप्लैंक्टन और एक आपके जूप्लैंक्टन। में कितनी बार ये नाम ले चुकी हूँ, आज पढ़ते हैं। फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली क्या आपके टाइनी है ना, प्लांट लाइक के बेसिकली क्या है, प्रोड्यूसर्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया, कुछ एल्गी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम क्या है, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। एक्वेटिक फूड वेब का ये बेस है भाई। कि हमने पढ़े थे ना फूड वेब्स, तो हमने पढ़ा था कि कैसे पिरामिड के नीचे हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, वही उस पूरे पिरामिड को सपोर्ट करते हैं, तो ये वही है। इसके अलावा होते हैं जूप्लैंक्टन, कुछ आपके कंज्यूमर्स होते हैं जो इन फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक कंज्यूमर्स हैं, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, देन आता है नेक्टॉन।
अब जो स्विमिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो स्विम कर सकते हैं, इनके अंदर स्ट्रेंथ है भाई, मोस्टली आपकी फिशेस, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली क्या हो गए, नेक्टॉन हो गए। देन बेंथोस आ गए। अब देखो बॉटम जो आपका है वाटर बॉडी का, नियर द बॉटम जो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा दैट इज बेंथोस। परफेक्ट है। अब देखो इन सब को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कैसे यहाँ दिखाया हुआ है, जैसे जो फिशेस हैं वो क्या है, स्विम कर सकती हैं, मतलब आपके नेक्टॉन हो गए। ये देखो फ्लोटर्स हैं, यानी कि आपके प्लैंकटन्स हो गए, ठीक है। ये आपको देखो बॉटम के पास देखने के लिए मिल रहे हैं, वॉर्म्स, स्टारफिश वगैरह, ये क्या है, बेंथोस हो गए, ठीक है। तो इस डायग्राम से इसको रिवाइज कर लेना, बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक्वेटिक बायोम में क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया सनलाइट और द ऑक्सीजन। तो अब सनलाइट के बेस पर हम देखते हैं कि अलग अलग जोन्स होंगे। एक आपका क्या है, बेसिकली फोटिक जोन्स हो सकता है जहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका ऑफोटिक जोन हो सकता है जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती। जनरली ये 200 मीटर से नीचे होता है, 200 मीटर के बाद माना जाता है आपके डीप ओशन से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो उसको क्या क्या फर्क डालता है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, मैं जितनी मिट्टी, सॉल्ट, क्ले पानी के अंदर घुली हुई होगी उतना ज़्यादा टर्बिडिटी जो है हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी, जो लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। टेम्परेचर कितना है, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपके एक्वेटिक बायोम पर काफ़ी असर डालता है। वाई, देखो जो आपकी भूमि होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, स्पेसिफिक हीट है ना वाटर की डिफरेंट होती है, जल्दी गर्म भी नहीं होती, टाइम लेता है गर्म होने में पानी, और आराम आराम से ठंडा होता है। दैट मीन्स जो पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका टेम्परेचर को लेकर जो टॉलरेंस होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है ना, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट लैंड के कंपैरिजन में अलग है, ना तो जल्दी से गर्म होता ना ही जल्दी से ठंडा होता, अपनी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है वाटर, राइट। तो इस वजह से इसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म क्या है, काफ़ी कम टॉलरेंट होते हैं बेसिकली अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। दैट्स वाई, अब इसको करंट से जोड़ देते हैं, क्लाइमेट चेंज का बहुत बुरा असर आपकी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे सनलाइट जो है आपके एक्वेटिक जो है बायोम पे असर डालती है, टेम्परेचर डालता है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है ना, ये असर डालता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, और इसी में आगे जाके बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी पड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पे देखो कैसे ये आपका बेंथिक जोन है, दिस इज फोटिक जोन, क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रही है आपकी, है ना। फिर आपका बेसिकली क्या है, प्रोफाउंडल जोन हो गया, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी क्या है ध्यान रखना, ओके। अब बात कर लेते हैं अपने फ्रेश वाटर बायोम की। मैंने बताया ना 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। फ्रेश वाटर बायोम में 2 तरह का, एक स्टेगनेंट और एक रन करता हुआ। तो जो बेसिकली आपका स्टेगनेंट होता है उसको हम लेंटिक बोल देते हैं, ठीक है, और जो आपको मूविंग या फ्लो करता होता है उसको लॉटिक बोल देते हैं। देखो मैं इसमें मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैंने एक ट्रिक निकाली है। लोटा, लोटा हमेशा क्या है, कहते हैं ना बेपेंदी का लोटा लुढ़कता रहता है, तो लोटिक मतलब लोटा, लोटा मतलब मूविंग, ठीक है, एंड उसका अपोजिट फिर लेंटिंग मतलब कि आपका स्टेगनेंट। तो अगर आप चाहें तो मेरी इस बहुत ही वियर्ड ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे वियर्ड चीज़ें ही ध्यान रहती हैं। अब देखो फ्रेश वाटर जो आपका बेसिकली बायोम है, फिर इसके अंदर क्या है, अलग अलग जोन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। जैसे आपका एक जोन होता है लिटोरल जोन, तो जो शैलो वाटर है आपका, शैलो जो वाटर है जहाँ पे सन की एबिडेंट में लाइट पहुंच पाती है ना, इसको आपका क्या है लिटोरल जोन बोल देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव जोन ये होता है, ठीक है। उसके अलावा देखोगे लिम्नेटिक होता है, ओपन वाटर एरिया है, प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म यहाँ देखने को मिलते हैं। प्रोफाउंडल बात करो, डीप ओपन वाटर वाला एरिया जहाँ पे लाइट क्या है बेसिकली पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो डार्क होता है, न्यूट्रिएंट भी यहाँ पे कम होते हैं। देन एक बेंथिक जोन होता है बिल्कुल बॉटम पे अगर आप चले जाओ, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्या है ध्यान रखना। फ्रेश वाटर क्लियर हो गया है ना। अब थोड़ा सा क्या आपका जो मरीन वाटर है उसके बारे में बात कर लेते हैं, इनके मरीन बायोम जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है। तो देखो जो आपके ओशियंस हैं वो अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो ये जो मरीन बायोम्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इससे फूड, मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ों के लिए रिसोर्सेज मिलती है। जैसे हमने फ्रेश वाटर के जोन्स के बारे में पढ़ा, ऐसे ही क्या है यहाँ पे भी है। जैसे एक आप देखोगे, एक आपका पैलेजिक है, तो ये ओपन ओशियंस होते हैं, ठीक है। इनका शोर के साथ, किनारे के साथ या सी फ्लोर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता। इस पैलेजिक को सब डिवाइड किया गया है अलग अलग जोन में। जैसे आपका एपिपैलेजिक जो कि सनलिट है, ठीक है। आपका बेसिकली कौन सा है फिर मेसोपैलेजिक, करीब 200 से लेकर 1000 की डेप्थ तक। लगभग दुनिया की 90% मछलियाँ इसी जोन में मिलती हैं, ठीक है। फिर आपका बेसिकली एक आता है मैथोपैलेजिक, इसको मिडनाइट जोन भी बोलते हैं। यहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती, ठीक है, यहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती। इसके अलावा लास्ट में आपका जो है बेसिकली एप्सोसोपैलेजिक पहुंच जाएगा 4000 से 6000 मीटर तक, कंप्लीटली डार्क होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कैसे जो है आपका सबसे लास्ट ये है, तो यहाँ पे कंप्लीटली डार्क है। और इसके नीचे एक और आपका है बेसिकली क्या है, हेडलपैलेजिक, राइट है। तो इसके अलावा आप देखोगे कि कैसे ये मेसोपैलेजिक है। 90% ऑफ फिशेस आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। दिस इज योर एपिपैलेजिक, फोटिक जोन है ना, सनलाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। क्या इसको याद करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, इसको याद करना जरूरी नहीं है। सिर्फ क्या हो, 2-3 बार बुक से पढ़ के रिवाइज कर लेना कि कौन सी वो जोन है जहाँ पे लाइट है और कौन सी वो जोन है जहाँ पे लाइट नहीं है, कहाँ पे फिशेस ज़्यादा मिलती है। एक एक दो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ना, उनको बस थोड़ा थोड़ा जान लेना, जो मैं खुद से बता रही हूँ। बाकी स्किप कर सकते हो, ठीक है, बाकी क्या है स्किप कर सकते हो। इसके अलावा फिर बेंथिक जोन है। बेंथिक जोन में अगेन से जो है उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। तो दिस इज क्लियर। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने बहुत कुछ पढ़ा। आज हमने बायोम्स पढ़े, देन बायोम्स के 2 टाइप, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक पढ़ा। देन हमने टेरेस्ट्रियल के अंदर पढ़े कि कैसे हमारे रेन फॉरेस्ट होते हैं, मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, हमारे टेम्परेट जो है बेसिकली डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। सवाना ग्रासलैंड पढ़े, हमने टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़े, हमने टुंड्रा पढ़ा, टैगा पढ़ा, हमने जो डेजर्ट पढ़े, राइट है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की। इसके बाद हम एक्वेटिक पे आए। इसमें हमने फ्रेश एंड मरीन वाटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। फ्रेश वाटर के अंदर हमने लेंटिक एंड लोटिक के बारे में पढ़ा। मरीन के अंदर हमने अलग अलग जोन्स के बारे में पढ़ा। हमने फोटिक जोन के बारे में पढ़ा जहाँ पे सनलाइट पहुँचती है, और फोटिक जहाँ पे नहीं पहुँचती। हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है एक्वेटिक उनके बारे में पढ़ा। न्यूस्टोन कौन है, नेक्टोन कौन है, बेंथोस कौन है, प्लैंक्टोन्स कौन है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पे क्लियर की है। अब देखो किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। मैंने आपको बताया था ना, वो आपको एक क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है किसी भी रीजन की दे देंगे, एंड देन दे विल आस्क कि भाई किससे मैच करती है। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, प्लीज इसको अटेम्प्ट करो और आंसर नहीं देखना है ना, चीट नहीं करना है बिल्कुल भी, एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, कि इतना पढ़ने के बाद ये तो सॉल्व होना चाहिए यार, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे अगेन उन्होंने पूछा हुआ है कि भाई सवाना जो है बेसिकली वेजिटेशन ऑफ सवाना में ग्रासलैंड्स होता है, स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज होते हैं। तो आप देखोगे कि उन्होंने पूछा हुआ है कि देखो यहाँ पे बेसिकली कौन कौन सी वो कंडीशंस है ना, कौन कौन सी जो कंडीशंस है जो जनरली यहाँ पे चेक रखती हैं। लिमिटिंग कंडीशंस के बारे में फिर पूछा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो लीफ मॉडिफिकेशन डेजर्ट वाले एरिया में हो जाता है, ठीक है, तो उसका जो है बेसिकली आंसर पूछा हुआ है। देखो इसको मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा भाई जो डेजर्ट वाला आपका एरिया है, वहाँ की जो पत्तियां हैं, लीव्स है, उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। तो कौन कौन से मॉडिफिकेशन उन्होंने कर लिए हैं? पहला कह रहा है हार्ड एंड वैक्सी लीव्स। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वहाँ पे ड्राई कंडीशंस हैं, हॉट कंडीशंस है, पत्तियों ने अपने आप को ड्राई कर लिया है, थोड़ी हार्ड पत्तियां वहाँ पे हो गई है। इसके अलावा पत्तियों के ऊपर एक वैक्सी सी लेयर देखने को मिलती है। वो जो वैक्सी सी लेयर है उससे पानी का जो लॉस हो रहा है पत्ती से, उसको रोकती है। फिर कह रहा है कि भाई बेसिकली टाइनी लीव्स है, चौड़ी पत्ती होगी, ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा क्या है पानी का लॉस। कम छोटी पत्ती होगी, कम लॉस होगा। दिस इज अगेन ट्रू। थ्रोन इंस्टेड ऑफ लीव्स, भाई पत्तियों की जगह कांटे ही हो गए।
दिस इज ऑल्सो राइट भाई। रेगिस्तानी जो बेसिकली आपका क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वहाँ तो कांटेदार कैक्टस देखने को मिलते हैं ना, अगेन राइट। तो तीनों ही इसके आंसर हैं। अब देखो, अगर आपको पता है कि कहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है और अब आपको ये भी पता है कि किस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स अपने आप में एडेप्टेशन कर लेते हैं, तो अब आप सॉल्व कर सकते हो आंसर। तो इसका आंसर देखो बहुत सिंपली डी आ जाएगा, राइट है। तो उसको थोड़ा सा क्या है ध्यान रखना। फिर देखो इन्होंने पूछा है कि भाई अगर आप क्या है हिमालय में ट्रैवल करते हो तो कौन से प्लांट्स आपको नेचुरली वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पता होना चाहिए ना किस रीजन का कैसा जो है टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, तो किस तरह के ट्रीज वगैरह वहाँ देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। फिर पूछा हुआ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखो लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज का कोएग्जिस्टेंस मिल जाएगा, एपिफाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। क्राउन्स जो हैं आपको मिल जाते हैं, तो हमने सब पढ़ा है तो पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा देखो कैसे करेक्ट सीक्वेंस पूछा हुआ है प्रोडक्टिविटी को लेकर। क्लास नंबर 3 में जहां तक मुझे याद आ रहा है ये प्रोडक्टिविटी वाला एक डायग्राम मैंने आपके साथ शेयर किया था कि देखो ओशियंस, ओपन ओशियंस की प्रोडक्टिविटी काफी कम होती है, कोरल्स की सबसे ज्यादा होती है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की कोरल से जरा सी कम होती है ना, मैंग्रोव्स की काफी होती है। वही यहाँ पे पूछा हुआ है। पूछा गया है अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिमूव कर दे वो रीजनरेट बहुत जल्दी नहीं होते कंपैरेटिवली ट्रॉपिकल डेसिडियस के। ऐसा क्यों होता है, बताओ भाई क्यों होता है। देखो मैंने क्या बताया था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की मिट्टी क्या है, पुअर न्यूट्रिएंट है उसके अंदर, गरीब मिट्टी है ना। मैंने क्या बताया था, डीकम्पोजिशन बहुत क्विकली हो जाता है, हाई बैक्टीरियल एक्टिविटी है, सन की लाइट एकदम नीचे तक नहीं पहुंच पाती। जब मिट्टी ही प्रॉपर नहीं है तो फिर वहां पे जल्दी से नया फॉरेस्ट नहीं रीजनरेट हो पाएगा। तो देखो द सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन द न्यूट्रिएंट एंड आंसर इज ए। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, इसीलिए कहा जाता है रट्टाफिकेशन नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए फिर क्वेश्चंस को आराम से पढ़ोगे, समझोगे, डेफिनेटली सही आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा, है ना। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है बहुत ही शानदार तरीके से कवर होता है। मैंने पहले सोचा था कि लेक्चर्स की लेंथ 30 मिनट रखेंगे, देन मुझे लगा कि नहीं चैप्टर्स का ना अगर बेसिकली फ्रेगमेंटेशन हम कर देंगे तो वो लिंक हट जाता है, क्योंकि ऑल्टरनेट डे पे क्लास आती है। तो एक चैप्टर को एक ही क्लास में कवर कर देंगे सो दैट आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्लास को जो है ख़त्म करते हैं, काफ़ी सारा पढ़ लिया है तो ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन ना हो। बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 4 भी कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।